बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ वन के तमाम नाज़रीन को अली सलमान स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल में खुश आमदीद कहता है कि जहां पर आज इंडिया और उसके बदले मुकाबिल थी बांग्लादेश की टीमें और इन दोनों टीमों के दरमियान एक हाई स्कोरिंग मैच खेला गया। इस मैच में ना सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश के अवाम की निगाहें थी, क्योंकि जिस अंदाज से इंडिया की टीम ने गुज़िश्ता मैच में शिरकत की थी और जिस अंदाज से उस मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद बहुत सारी उंगलियाँ जो थी उनकी परफॉर्मेंस से उठना शुरू हुई। बहुत सारे सवालिया निशान जो थे वो इंडिया की परफॉर्मेंस पे सामने आना शुरू हुए। ना सिर्फ गैरों ने बल्कि उनके अपनों ने भी उनकी इस कारकर्दगी पे उंगलियां उठाई और साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी के किरदार को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया कि किस अंदाज से महेंद्र सिंह धोनी ने उस मैच में इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग की। तो इस पर्सपेक्टिव में इंडिया ने इस मैच का आगाज़ किया और इस मैच में क्या रहा हम ज़रूर आपको दिखाएंगे। इस मैच का स्कोर कार्ड भी दिखाएंगे, इस मैच के हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के गेस्ट का तारुफ कि रोज़ाना की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर और बड़े ज़बरदस्त उनके तबसरे तज्ज़िये होते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर खान। ताहिर, वेलकम टू द शो। थैंक यू अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मौजूद हैं उनके साथ हमारे बहुत ही हरदिल अजीज़ और जिस तरह वो कैलकुलेशंस फार्मूलाज लेकर आते हैं और आज भी यकीनन उनके पास कुछ ना कुछ ज़रूर होगा इस टूर्नामेंट के हवाले से, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के हवाले से। आज भी हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या किस टीम की स्टैंडिंग बन रही है और पाकिस्तान किस अंदाज से क्वालिफाई कर सकता है। हमारे साथ मौजूद है बदियुज़्ज़मा। वेलकम बदी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। आज आप मुतमईन हैं बांग्लादेशी कारकर्दगी से, कुछ खतरे का साइन है? अब बिल्कुल देखें, जितना स्कोर था लेकिन उन्होंने फाइट बैक, उनके आखिरी प्लेयर तक ने, अली भाई आपने देखा होगा कि आखिरी प्लेयर तक ने फाइट किया है। ये नहीं कि किसी मौके पर उन्होंने कहा कि हम हार जाएंगे और हम इसमें, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी और आखिरी के 9-10 नंबर के बैट्समैन ने भी आप देखें कि रन्स किए और वहाँ पर आकर 50 रन की इनिंग्स भी खेल गया। अपना जो उनका फास्ट बॉलर था उसने 50 रन की इनिंग्स भी खेली, सैफुद्दीन। तो ये है कि फाइट बैक कर रहे हैं, ज़बरदस्त फाइट बैक किया उन्होंने। ठीक है, फाइट बैक तो कर रहे हैं, लेकिन आज इंडिया की टीम है। आपने कहा था दोनों ने कल के इंडिया जीत जाएगा, तो जिस तरह हमने पहले भी कहा कि जी पाकिस्तान में तो कल्चर ये है कि जब कोई खुशी होती है या जब कोई भी ट्रीट मांगी जाती है किसी से, तो फिर सबसे आसान और सिंपल हल ये होता है कि भाई कहीं बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लो या खाना मंगवा लो। तो आज इन दोनों ने कल इंडिया कहा था, तो आज हम इनको इस तरह से ट्रीट दे देते हैं। आज क्या मंगवाइए? फूड पांडा आज भी है हमारे साथ, और क्या खाना आप पसंद करेंगे? अली भाई, हमेशा की तरह जब भी हम फूड पांडा की तरफ हम जाते हैं तो वो आपको पता है इतने डिलीशियस और इतने अच्छे फूड, वहाँ पे इतने रेस्टोरेंट से चॉइस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप क्या चखेंगे? क्योंकि आप खाते तो नहीं, चखते हैं आप। तो लेकिन वही बात है कि फूड पांडा के खाने इतने डिलीशियस होते हैं कि वो चखना ही आपका जो है वो नहीं। आज ऐसा हुआ कि मेरी कुछ तबीयत भी ख़राब हो गई। सुना था कि आप फूड पांडा आएगा, तो उससे पहले ही तबीयत ख़राब हो गई। तो चाइनीज़ हो जाए या फिर कोई जूस वूस हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मैं आपके लिए खिचड़ी मंगवा लेता हूँ। ठीक है, खिचड़ी या दलिया फूड पांडा ऑफर करेगा नहीं इनके लिए। लेकिन जो भी खाने होते हैं फूड पांडा के, जिस तरह ताहिर ने भी कहा कि बड़े ज़बरदस्त रेस्टोरेंट्स का इनके साथ अलायंस है और जो इनका मैसेज है, जो इनका स्लोगन है कि देखते जाओ खाते जाओ। इस वर्ल्ड कप में जिस अंदाज से पाकिस्तान की टीम भी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है, वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं। तो आप वर्ल्ड कप के मैचेस अपने टीवी लॉन्च में बैठकर देख सकते हैं और साथ साथ फूड पांडा के ज़रिए ज़बरदस्त जो उनके डिलीशियस खाने, स्क्रम्शियस जो उनका फूड है वो एंजॉय कर सकते हैं। और किस तरह से एंजॉय कर सकते हैं अपने गुज़िश्ता शोज़ में भी हम आपको बता चुके हैं कि किस अंदाज से आप उनकी सर्विसेज से फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाइएगा और वहाँ से फूड पांडा की जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्योंकि मैंने पहले से, क्योंकि मैं 2-3 शोज़ से ज़रूर इसका तस्करा कर रहा हूँ और मैंने खुद भी जो इनकी जो सर्विस है उससे फ़ायदा उठाया है और बड़ी तेज़ तरीन इनकी डिलीवरी भी है और साथ साथ जो है इनके खाने भी बड़े मज़ेदार होते हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके कि मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है और अगर मेरे स्क्रीन पर दिखा सकते हैं कि मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है, आप देख सकते हैं कितनी वैरायटी है रेस्टोरेंट्स की। बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो आप फूड पांडा के देख सकते हैं कि कितने सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो यहाँ पे इनका जो है वो उनके एप्लीकेशन पे जब आप जाते हैं तो मिल सकते हैं। उसके अलावा या अगर आप मेरी स्क्रीन दिखा सकें, यहाँ पे ये एक बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो फूड पांडा के हैं और इन रेस्टोरेंट्स पे जा सकते हैं आप और जाने के बाद खाने को अपने ऑर्डर कर सकते हैं और ऑर्डर करने के बाद जो है वो कूपन भी एक मिलता है और कूपन पे अगर आप नंबर बताएंगे तो कूपन का नंबर बताने के बाद आपको ज़बरदस्त डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो ये तो है फूड पांडा की बात है कि जो कहते हैं कि देखते जाओ खाते जाओ, और वाकई खाते जाओ सिर्फ एक दफ़ा इन्होंने लिखा है अपने स्लोगन में, लेकिन मैं तो कहता हूँ खाते ही जाओ। इतना मज़े का इनका खाना होता है और सर्विस भी बड़ी फास्ट है, रैपिड इनकी सर्विस है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप फूड पांडा की सर्विसेज से फ़ायदा उठाएंगे तो डेफिनेटली जो है वो आप सेटिस्फाइड होंगे और बड़े ज़बरदस्त सेटिस्फाइड आप कस्टमर बन सकते हैं। वापस आ जाते हैं ज़रा क्रिकेट की तरफ
तरफ और क्रिकेट पे आके बात करते हैं जरा आज के मैच के स्कोर कार्ड पे, आज के मैच की समरी पे कि आज के मैच में रहा क्या। इंडिया की टीम ने पहले बैटिंग की और पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने 314 रन स्कोर किए 9 विकेटों के नुकसान पर। इंडिया की जानिब से रोहित शर्मा ने एक और जबरदस्त पारी खेली, 104 रन की उन्होंने इनिंग खेली। इस टूर्नामेंट में उनकी लिए चौथी सेंचुरी थी। इसके अलावा 77 रन की इनिंग उनके ओपनिंग बैट्समैन राहुल बनाने में कामयाब रहे और इन दोनों ने 180 रन का ओपनिंग स्टैंड फराहम किया। 48 रन बनाने में पंट कामयाब रहे कि जो बड़े ज़बरदस्त है फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट करार दिए जा रहे हैं। और अगर बॉलिंग कार्ड पे निगाह डालते हैं तो विकेटों के लिहाज से 5 विकेटें मुस्तफिजुर रहमान ने हासिल की, टॉप विकेट टेकर रहे। जवाब में मतलूबा टारगेट जो थी वह बांग्लादेश की टीम चेस ना कर सकी और 286 रन बनाने में कामयाब रही। 66 रन की इनिंग खेली साकिबुल हसन ने। इसके अलावा सैफुद्दीन ने नॉट आउट रहते हुए 33 रन स्कोर किए, 36 रन साबिर रहमान बनाने में कामयाब रहे। और भारत की जानिब से जो हाईएस्ट विकेट टेकर रहे वो रहे हार्दिक बुमराह के, जिन्होंने 4 विकेटें हासिल की। इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने 3 विकेटें हासिल की और चाहल को 1 विकेट हासिल हुई। और यूं इस मैच में 28 रन से कामयाबी हासिल की भारत की टीम ने और सेमीफाइनल में अपनी नशिस्त को कन्फर्म किया। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे ताहिर खान से। ताहिर, एक ऐसा टॉस जो बड़ा वाइटल साबित हुआ, इंडिया ने जीते गए टॉस का बड़ा अच्छा फायदा उठाया और एक दफ़ा फिर बहुत ही ज़बरदस्त 180 रन का ओपनिंग स्टैंड। अली भाई देखें, क्लास वही होती है जब टीम आप एक मैच पहले इस तरह का आप पे क्रिटिसिज्म होता है और फिर प्लेयर्स इतने डाउन होते हैं, रन्स करने के बाद भी फिर हर तरफ से मतलब आपको प्रेशर होता है, फिर कमबैक करना ऐसे मैच में जो बांग्लादेश के लिए भी बड़ा वाइटल था और इंडिया के लिए भी। ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी थी। जिस तरह से आज रोहित शर्मा मतलब आज क्या मतलब पूरे वर्ल्ड कप में जिस तरह से खेल रहे हैं, प्लस राहुल ने आज जिस तरह से उनका साथ दिया है। शुरू में अली भाई वही बात के स्ट्रगल करते हुए नजर आए क्योंकि पिच डबल पेस टाइप का पिच था, कहीं आ रहा था कहीं रुक रहा था बॉल, लेकिन उसके बाद जिस तरह से जैसे उनका फ्लो खुलता गया है, मतलब हेड्स ऑफ टू देम, मजा आया इनकी वाकई बैटिंग देखने। ठीक है, क्या कहेंगे कि रोहित शर्मा ने जिस अंदाज से इस टूर्नामेंट का आगाज़ किया, 7 मैचेस अब तक खेले हैं, 544 रन स्कोर किए, 4 सेंचुरियाँ, 90 की इनकी एवरेज है इस टूर्नामेंट में और इनकी निफ्ट सेंचुरी भी उन्होंने स्कोर की हुई है, एक उनकी निफ्ट सेंचुरी भी है। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग फॉर्म में है और इंडिया को इनसे बड़ा फ़ायदा है इनकी ओपनिंग में, स्लॉट में मौजूदगी में और साथ साथ जो पहले शिखर धवन के साथ और राहुल के साथ बड़ा अच्छा ये एक स्टैंड फराहम कर रहे हैं। रोहित शर्मा के अली भाई, रोहित शर्मा के जब विकेट पे होते हैं तो अब इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर उनको कुछ साथी आउट भी आते हैं तो रोहित शर्मा एक ऐसा प्लेयर है कि वो कोशिश ही करता है। आपने देखें जब भी उसने 50 किए तो वो 100 की तरफ जाता है और आज भी उसने ऐसे ही किया कि अपने जो 50 थे उसको 100 में कन्वर्ट किया। और शुरू में ताहिर ने जैसे कहा कि वाकई बहुत अच्छी गेंदें कर रहे थे जो बांग्लादेशी बॉलर थे, तो वहाँ थोड़ा सा स्ट्रगल इन्होंने किया, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया और वहाँ पर ये रुके रहे। लेकिन जब उनको कोई भी लूज़ बॉल मिली उसके बाद उन्होंने किया और वाकई रोहित शर्मा आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई किताबी इनिंग्स होती है। आप अली भाई देखें कि उनके जो शॉट हैं आप देखें कहीं भी कोचिंग मैनुअल के मुताबिक बिल्कुल देखें, कवर भी होगी, इतना सुथरा शॉट मारेंगे, मिड ऑफ मिड ऑन और छक्का जो छक्के जिस तरीके से वो मारते हैं। अभी आपने एक मुस्तफिजुर रहमान को उन्होंने छक्का जो लगाया वो आपने देखा होगा, सिर्फ पंच किया है और क्या सामने छक्का गया है। तो एक तो जबरदस्त बैटिंग और दूसरा इंडिया को रोहित शर्मा की वजह से बहुत ज्यादा फायदा है। अच्छा, राहुल के लिए क्या कहेंगे? राहुल जो पहली फर्स्ट चॉइस नहीं थे, शिखर धवन के कवर अप के तौर पे आए, लेकिन जितना भी खेले अब तक उन्होंने शिखर धवन की कमी महसूस नहीं होनी थी। आज भी उन्होंने 77 रन की नहीं खेली। पाकिस्तान के बैट्समैन की अगर आप बात करते हैं एज कम्पेयर टू इंडियन ओपनर्स, मुसलसल खेल रहे हैं, इमाम और फ़खर साथ खेल रहे हैं, लेकिन अभी तक वो कॉम्बिनेशन, वो केमिस्ट्री, वो कंपोजिशन नजर नहीं आई जो अब तक हमने इंडिया के दोनों ओपनर्स की देखी है। इससे पहले धवन और रोहित शर्मा की देखी थी। अरे भाई धवन और रोहित शर्मा तो मतलब उनको तो आप किसी भी पिच पे खिला लें, किसी भी बॉलिंग के अगेंस्ट, तो वो एडजस्ट फौरन करते हैं अपने आप को और फिर उनको अपने ऊपर बिलीव होता है कि अगर हम यहाँ खड़े रहेंगे हम रन्स करते रहेंगे। और इंडिया का आपको पता है वैसे ही एक ट्रेंड चला हुआ है कि टॉप 3 जो हैं अगर वो रन्स करते हैं तो फिर इंडिया फिनिश अच्छा करता है। और जब जब टॉप 3 इनका क्लैप्स हुआ है, इंडिया बुरी तरीके से क्लैप्स हुआ है। राहुल की बात करूंगा, राहुल का फुटवर्क और आज रोहित का फुटवर्क में थोड़ा सा फर्क था। राहुल एक ज्यादा लंबे पैर से खेल रहे थे बनिस्बत रोहित शर्मा आपके मतलब शॉर्ट पैर, मतलब ज्यादा दूर नहीं निकाल रहे थे पैर, वो खड़े खड़े अपने बॉडी से और अपने रीच से खेल रहे थे। तो यही एक क्लास उनको पता लग रही कि यार अगर आपको जरूरी नहीं कि आप पूरे फ्रंट फुट पे आप जाएं, हाफ कॉक आज उन्होंने पूरे शॉट्स और पूरी इनिंग जो खेली है, सेंचुरी जो बनाई है रोहित शर्मा ने, वो हाफ कॉक की है। जबरदस्त सेंचुरी बनाई है, लेकिन साथ साथ पंट जिनको इब्तदा में स्क्वाड में शामिल नहीं किए गए थे और फिर पंट को शामिल किया गया, विजय शंकर को उनकी जगह शामिल किया गया, फिर कहा गया कि जी विजय शंकर ज़्यादा बेहतर। इंडिया में बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, लेकिन पंट ने भी आके साबित किया, जिसको मौका मिल रहा है, शामी को मौका मिला, शामी ने साबित किया, राहुल को मौका मिला, राहुल ने साबित किया, पंट को मौका मिला है, पंट ने अपने आप को प्रूव किया।
बड़ी जबरदस्त बेंच स्ट्रेंथ है इंडिया के पास। बिल्कुल, ये वर्ल्ड कप है अली भाई, और हर कोई चाहता है कि वो खेले और ऐसा खेले कि फिर दोबारा जब मैनेजमेंट फैसला करे तो उसको बाहर करने में उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो, और यही हुआ है। आप बनेश्वर कुमार की जगह आपने शामी को खिलाया तो आप उसको कैसे बाहर करें? ठीक है, आज उन्होंने बनेश्वर कुमार को भी खिलाया लेकिन शामी को बाहर नहीं किया, शामी भी खेला, उसके बदले उन्होंने एक स्पिनर को ड्रॉप किया। ऐसा ही है, अब जिसको भी चांस, राहुल को चांस मिला, उसने शिखर धवन की जैसे आपने कहा बिल्कुल कमी महसूस नहीं होती। अब पंड को आज खिलाया, पंड ने भी आउटस्टैंडिंग इनिंग जो है खेली है, लेकिन ये थोड़ा सा तेज बैट्समैन है। आगे जरहाना आप देखेंगे जिस एग्रेसिव खेलते हैं और शॉट गिनाते हैं, और ये नहीं है कि उल्टे सीधे शॉट खेलते हैं। अली भाई आप देखें बिल्कुल मेरिट पे जाके शॉट खेलते हैं, और ज़्यादातर इनको देखें मेरे हमें पुल और हुक अगर आज भी आप देखें तो ज़्यादातर इनका फेवरेट शॉट है, और इधर खेलते हैं सईद अनवर की तरफ फ्लिक बड़ा अच्छा, फ्लिक बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये इंडिया को ये बड़ा फायदा है कि उनका जो भी प्लेयर आ रहा है रन कर रहा है। लेकिन आज ऐसा देखिए 180 रन की पार्टनरशिप हुई है, लेकिन उसके बाद जो बांग्लादेशी बॉलर से उन्होंने कम बैक किया है, और आखिरी की आप 20 ओवर में देखें 8 खिलाड़ी भी आउट हुए और सिर्फ 134 रन बने, तो ये बड़ा एक स्कोर हो जाता। तकरीबन 350 से ऊपर हो रहे थे, लेकिन बीच में आगे बांग्लादेशी बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की। बीच में आके बांग्लादेशी बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की। जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि जो भी खिलाड़ी जो है वो रिजर्व में से आ रहा है, जो बेंच में से आ रहा है, वो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, और इस वक्त इंडिया की टीम पूरी तरह से वो तरक्की कर रही है और परफॉर्म करने में कामयाब हो रही है। अब इंडिया के वाले से खबर ये कि विजय शंकर के जिनको एम्बेती राइडो की जगह स्क्वाड में शामिल किया गया था, अब वो अनफिट होकर वापस चले गए, और इंडिया ने एक बोल्ड स्टेप लिया, और बोल्ड स्टेप ये था कि विजय शंकर की जगह अब उन्होंने मानिक अग्रवाल को शामिल किया। और ये फैसला इस लिहाज से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मानिक ने अभी तक शॉर्टर वर्जन में इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं किया है, अभी तक वो इंडिया की कैप हासिल करने में कामयाब नहीं हुए। और जो इंडिया ने 5 रिजर्व प्लेयर अपने स्क्वाड में शामिल किए थे, एम्बेती राइडो उनके रिजर्व स्क्वाड में शामिल थे, उनके रिजर्व स्क्वाड में ईशांत शर्मा थे, नवदीप सैनी उनके जो रिजर्व स्क्वाड में शामिल थे, इसके साथ साथ जो थे ईशांत शर्मा जो थे उनके रिजर्व स्क्वाड में शामिल थे, और अक्षर पटेल उनके रिजर्व स्क्वाड में शामिल थे। ये 5 प्लेयर जो उनके रिजर्व में थे, स्टैंड बाई थे, उनको हटा के मानिक अग्रवाल को शामिल किया गया। ये भी एक बोल्ड डिसीजन है। ताहिर, किस तरह देखते हैं कि जो 5 रिजर्व थे उनमें से किसी को लिया ही नहीं है, और आउट ऑफ द बॉक्स जाके मानिक अग्रवाल को शामिल कर लिया। अली भाई देखें, जो रिक्वायरमेंट होती है ना, बाज दफा आपको ऐसा करना पड़ता है क्योंकि आप दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। प्लानिंग आपकी कुछ होती है और प्लान आपने कुछ करना होता है, तो एग्जीक्यूट कुछ करना होता है। तो यही एक चीज होती है इंडिया में। डेफिनेटली इस पर भी बड़ी वहां पर बातें उठी हैं कि जी आपने जो रिजर्व किए थे उसमें उसके अलावा आके आपने किए, लेकिन इस आईसीसी में अली भाई एक चीज का आया है कि जिस नंबर ऑफ बैट्समैन अगर इनफिट होता है, अगर टॉप 2 का होता है तो वो टॉप 2 ही आएगा। अगर 1 डाउन 2 डाउन ये कैसे डिसाइड करता है? अगर आप ऑफ मिडिल ऑर्डर की बात कर रहा हूं, मैं मिसाल दे रहा हूं, जैसे मिसाल के तौर पे ऑफ स्पिनर है, ठीक है, और अगर आपको हम लेते हैं, आपको बॉलिंग का आगाज भी करा सकते हैं, जरूरी थोड़ी मिडिल ऑर्डर में कराएं, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे? नहीं अली भाई, क्योंकि ये एक रूल आया था, क्योंकि जब हमें प्रॉब्लम आ रही थी तो हम ये कह रहे थे हमारा सेकंड विकेट कीपर कौन होगा, तो हमने पे ये डिसाइड किया था कि सेकंड विकेट कीपर हम उसको लेंगे जो बैट्समैन बैटिंग कर सके। तो हमने रिजवान को वही इंग्लैंड में अभी तक वो वही मौजूद है, अभी भी वही एग्जैक्टली आबिद भी वही मौजूद है। तो इनको एज अ बैट्समैन अगर कोई अनफिट होता है तो हम उसकी जगह बैट्समैन लेंगे, तो फास्ट बॉलर की जगह फास्ट बॉलर लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी डिसाइडेड था पहले से आईसीसी में। तो ये चीज जो एक सरप्राइज है, क्योंकि अनकैप्ड है, कोई पता नहीं है अली भाई इंडिया का कि इसको खिला भी दें किसी क्या पता सेमीफाइनल में खिला दें, एक आपको जस्ट फॉर चेंज के लिए, और वो रन भी कर सकता है, क्योंकि इतनी मेंटल स्ट्रांग होते हैं अली भाई इन लोगों को किया हुआ है, जैसे ऑस्ट्रेलियंस हैं। तो हमारे पास यही प्रॉब्लम आती, हम सोचते रह जाते हैं कि हम करें या ना करें, और दूसरा करके चले जाते हैं। एंड एवरीवन इज रेडी टू गो एंड प्ले एंड परफॉर्म। अच्छा, जिस तरह बात की, मैं थोड़ा वापस आऊंगा इस मैच की तरफ, मैं वापस आऊंगा, आपसे कुछ तफसील से कुछ मैं डिस्कस भी करना चाहूंगा। जिस तरह इन्होंने विकेट कीपर्स की बात की कि अगर हम पाकिस्तान के पास देखते हैं, अगर खुदा ना खास्ता सरफराज अनफिट हो जाते हैं तो फिर विकेट कीपिंग के फ्राइज कौन अंजाम देगा? क्योंकि तमाम जो प्लेयर्स हैं उसमें कोई भी ऐसा प्लेयर नजर नहीं आता जिसने कभी विकेट कीपिंग की हो। लेकिन इंडिया के पास इस वक्त 3 जेन्युइन विकेट कीपर हैं। महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपिंग करते नजर आ रहे हैं, दिनेश कार्तिक उनके स्क्वाड में शामिल है, और ऋषभ पंत बतौर विकेट कीपर आज हमने देखा कि थोड़ी देर के लिए उन्होंने विकेट कीपिंग भी की, और जेन्युइन विकेट कीपर हैं, परंतु 3 विकेट कीपर उनके स्क्वाड में शामिल हैं। इस वक्त लेंगे हम छोटे सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले हस्बे रिवायत हस्बे रीत रिफ्रेशमेंट मोमेंट बाय टैंग। Oh, should have been stopped. Rohit Sharma. Well, that matches anything from Sharma. That is like hero. There's a man there will get beaten to his left. The punch shot, and he's found the gap as well. Loves. Good shot. He might just find the gap. Short boundary coming into play again. Well played. Excellent.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आखिर इंडिया के पास जब तीन विकेट कीपर्स मौजूद हैं एक ही स्क्वाड में, तो फिर पाकिस्तान के पास विकेट कीपर्स क्यों नहीं। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आबिद अली, रिजवान के जो इस वक्त भारत जो पाकिस्तान के साथ टीम का हिस्सा थे, लेकिन अब वो वापस वतन आ चुके हैं, तो आखिर उनको वहाँ पर रोकने में क्या बात थी। और ब्रेक में काफ़ी तफसील से बदी हमारी सवाल से बात भी बदी कि हम 3 विकेट कीपर्स की बात कर रहे हैं कि भारत के पास 3 ऐसे विकेट कीपर्स हैं कि जो मुश्किल सूरत हाल में दस्तयाब हो सकते हैं। पाकिस्तान के रिजवान और आबिद 2 ऐसे थे कि जो विकेट कीपिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। जब इतने अरसे वहाँ पे उनको रोका गया तो फिर वापस भेजने का क्या जवाब था? यही कुछ चीज़ें समझ नहीं। वो देखिए, आज से जो भारत ने जो तीनों विकेट कीपर को आज मैच में 11 रुकनी टीम में खिला दिया, और हमारे पास जो 2 पूरे हमने वर्ल्ड कप में वहाँ रखा। अफगानिस्तान के साथ जो मैच हुआ उसके बाद उनसे कह दिया कि आप दोनों रिलीज हैं, आप जा सकते हैं। और कल मेरे ख्याल में वो वापस यहाँ पर दोनों पहुंच गए, कल दोनों वापस आ गए। तो ये मेरी समझ से बाहर है, जब आपने इतने अरसे उनको साथ रखा तो आपका मैच बांग्लादेश से है, अगर आप जीतते हैं तो फिर आप सेमीफाइनल में जा सकते हैं। खुदा ना खासा सरफराज को कुछ मसला हो जाता है और किसी प्लेयर को मसला हो जाता है, तो वहाँ से तो आप फ़ौरन रिप्लेस कर लेते हैं। तो फिर ऐसा ही होगा कि आप दोबारा कॉल करेंगे, दोबारा किसी को बुलाएंगे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की या मैनेजमेंट की मुझे मंतक समझ नहीं आई कि इस तरीके से उन्होंने क्यों किया। हालांकि बहुत सारी टीमें जो हैं ऐसे प्लेयर को आपने वहाँ रखा, उनको कंडीशन समझा, वो अब इनके साथ तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, लेकिन बाहर अपने तौर पर वो प्रैक्टिस भी कर रहे, वो कंडीशन को भी समझ रहे थे, अगर जरूरत पड़ती तो वहाँ पर ये काम आते, ईजिली अवेलेबल थे। ईजी, बिल्कुल। अब जो पाकिस्तान की मौजूदा टीम इस वक्त इंग्लैंड में, आप सबके साथ ही खेले हुए, आपने देखा है कभी इनमें से किसी ने पार्ट टाइम भी विकेट कीपिंग की हो? अली भाई, मैंने तो अभी तक तो नहीं देखा किसी को, लेकिन ये कि बाबर आजम को एक आध मैच में मैंने देखा था। हमारा वनडे का गेम था और उनके ZTBL से वो खेलते, तो वहाँ उन्होंने एक मैच में की थी, लेकिन वो भी चंद ओवर के लिए, क्योंकि उनका विकेट कीपर जुल्करनैन थे तो वो अनफिट हो गए थे सिर्फ उसमें। अदरवाइज मैंने किसी को नहीं देखा सिवाय सरफराज के। ट्रस्ट कर सकते हैं? ट्रस्ट नॉट पॉसिबल, क्योंकि वर्ल्ड कप है अली भाई, ये कोई बायोटेल सीरीज तो है नहीं कि या कोई फ्रेंडली मैच तो नहीं है। वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में आप एक टीम 3 विकेट कीपर्स लेके बैठी हुई है, 2 को बेंच पे बैठाया हुआ है, एक खेल रहा है, आज तीनों को खिला दिया। दूसरी टीम के भी ऑल्टरनेट विकेट कीपर्स बाहर बैठे हुए हैं। हम वही बात है, इंग्लैंड की आप टीम देख लें, बेरेस्टो भी खेल रहा है, आपका जॉर्ज बटलर भी खेल रहा है, मतलब एक विकेट कीपिंग करता है, एक नहीं करता। और अगर जॉर्ज बटलर बाज़ दफ़ा आपका थकावट के शिकार होते हैं, वो बेरेस्टो से करवा लेते हैं। मतलब आपने उनको बनाया है ऐसे अली भाई, हमारे यहाँ तो बनाया। ठीक है, हम तो प्लेयर डेवलपमेंट पे हम तो क्या थक गए कि हम लोग प्लेयर डेवलपमेंट पे बात ही नहीं करते। अब वापस आ जाते हैं ज़रा इस मैच में कि जहाँ पे 314 रन के हदफ को चेस कर रही थी बांग्लादेश की टीम, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान ने आज जिस तरह बांग्लादेश के लिए परफॉर्मेंस दी, 5 खिलाड़ियों को आउट किया। ताहिर मुस्तफिज की आज बॉलिंग के वाले से क्या कहेंगे कि आज उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की और 5 विकेटें हासिल की? अली भाई, एक उनको एडवांटेज हुआ था पिछले मैच से, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड की बॉलिंग देखी थी कि उनके जो प्लंकेट ने बेसिकली जो वो क्रॉस सीम बॉल करते हैं, तो आज ज्यादातर हमने देखा मुस्तफिज वो क्रॉस सीम स्क्रैम्बल सीम की एग्जैक्टली, क्योंकि अली भाई अब पिचेस जैसे डेवलप होने शुरू हो गए ना, वो थोड़ा सा बॉल फंसता है, थोड़ा सा ग्रिप करता है, तो वहां पर जो क्रॉस सीम से जो बॉल कर रहा है ना, उसको फायदा हो रहा है। तो आज उन्होंने वही किया। आपने स्लोअर वंस बहुत अच्छी की, स्लोअर मैं समझता हूँ कि अली भाई इसके 5 आउट करने से ही इतने कम रन बने, अदरवाइज ये रन तो 350 या 450 भी जा रहे थे एक टाइम में, हमने देखा तो। ठीक है, लेकिन अब बात कर रहे थे जिस अंदाज से चेस करना शुरू किया सोमिया सरकार और तमीम इकबाल ने, के इब्तिदाई 9.3 ओवर्स में इन दोनों ने महज 39 रन का स्टैंड फराम किया। बदी से पूछते बदी, अब जिस तरह से आगाज़ किया था कि आप 315 रन चेस करने के लिए जा रहे हैं और इब्तिदाई जो 10 ओवर्स हैं 9.3 ओवर तक ये दोनों एक दूसरे के साथ रहे, पहली विकेट का स्टैंड रहा, 39 रन का ओपनिंग स्टैंड, वहाँ से आपको लगता है थोड़ा मोमेंटम खराब हुआ? क्योंकि थोड़ा सा स्टार्ट जो था थोड़ा सा फ्लाइंग स्टार्ट होना चाहिए था। बिल्कुल, असल में ये था कि ये चाह रहे थे कि विकेट ना गिरे। अगर विकेट नहीं गिरती है तो बांग्लादेशी प्लेयर आप देखते हैं कि वो बीच में आगे तेज़ भी खेलते हैं, तो इनकी कोशिश यही थी कि हो सकता है विकेट हमारी बच जाए। तमीम इकबाल की क्योंकि फॉर्म में भी नहीं है, पूरे वर्ल्ड कप में हमने देखा एक आध मैच के अलावा उनकी फॉर्म भी ऐसी नहीं रही है, और आज भी जैसे वो आउट हुए हैं, तो यही था कि उन्होंने कोशिश यही की कि अगर 70, 80 या 100 तक कोई विकेट नहीं गिरती है तो उसके बाद हम चेज़ कर लेंगे। लेकिन उन 10 ओवर में अगर अली भाई 60 से 65 रन होते तो इसका नतीजा मुख्तलिफ होता। और क्योंकि बीच में आकर जब शुकेब खेल रहे थे, उसके अलावा जो आज मुशफिकुर रहमान ने छोटी सी इनिंग्स खेली, लेकिन आगे उन्होंने रन्स किए। और उसके बाद सोमिया सरकार पे मैं बात थोड़ी करूंगा कि सोमिया सरकार बड़ा अच्छा साथ दे रहे थे शकीब का और बड़े अच्छे स्ट्रोक्स खेल रहे थे सोमिया सरकार, बिल्कुल बहुत अच्छा खेल लेते, लेकिन वहाँ पर वही है कि जल्दबाजी में यही होता है ना कि एक तरफ से जब रन्स नहीं बन रहे हो तो दूसरा कोशिश करता है कि मैं हिट कर दूँ, तो ऐसा ही वो थोड़ी बहुत जल्दबाजी करके
जिसकी वजह से वो आउट हुए। लेकिन आखिरी तक आप देखें कि बांग्लादेश ने हार नहीं मानी, आखिरी तक उनके बॉलर साबिर रहमान को देखे कितनी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। उसके अलावा मैं आता हूं उस पर भी बात करता हूं, लेकिन जिस प्लेयर की बात करनी चाहिए उस प्लेयर का हक हमें अदा करना होगा कि जो इस वक्त बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। आज भी जो है उन्होंने 66 रन की इनिंग खेली, बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया। शाकिब अल हसन ने इस टूर्नामेंट में पूरी तरह से अपने फॉर्म में, पूरी तरह से उरूज पे, पूरी तरह से अपने जोबन पर है। शाकिब अल हसन के 7 मैचेस में उन्होंने 542 रन स्कोर किए और 124 उनका हाईएस्ट स्कोर, 90 की औसत से उन्होंने रन स्कोर किए। 2 सेंचुरी अब तक इस टूर्नामेंट में स्कोर कर चुके हैं। इसके अलावा जो है 4 निफ्ट सेंचुरी भी शाकिब अल हसन के स्कोर में शामिल है। आज शाकिब अल हसन बड़ा एक दफा फिर बड़ा अच्छा खेल रहे थे, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनने के लिए जा रहे हैं रोहित शर्मा के साथ साथ। क्या कहें कि शाकिब पे जो जिम्मेदारियां, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, तीनों शोबे में अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, साथ साथ मशरफी मुर्तज़ा के साथ मिलकर कप्तानी में भी उनको बड़े मशवरे दे रहे हैं। अली भाई एग्जैक्टली, क्योंकि वो अपनी फिटनेस पे भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि इस एज में आके इतना ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि तीनों आप बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग प्लस पे कैप्टन का मशवरा भी आप उसमें दे रहे हैं, वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट, तो ये पक्का मतलब वो कहते हैं कि परफेक्ट पैकेज ये उनको मिला हुआ है बांग्लादेश को। सेकेंडली कि जिस तरह से ये लेके चल रहे थे, आज भी देखें कि इंडियन बॉलर्स ने आज उनको फ्रंट फुट पे रखा है, बैक फुट पे नहीं जाना, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जब तक बैक फुट पे गए तब तक इन्होंने रन्स किए हैं और अपनी मर्जी के रन्स किए हैं किसी भी बॉलिंग के आगे। तो आज नजर आ रहा था कि इंडियन बॉलर ने थोड़ा सा इन पे वर्क किया है कि इनको फ्रंट फुट पे लाया। हमने देखा 2 दफा उनका एज निकला, थर्ड मैच में चौके भी हुए। एक बड़ी अच्छी अपील हुई जो अलीम डार ने टीवी रिव्यू में जो उसको नॉट आउट करा दिया। देखिए वो एक प्लानिंग ही नजर आ रही है ना, कि मतलब कि उनको एग्जीक्यूट करा रहे थे कि उनको बॉलर्स को दिएगा, जबकि आज इंडिया ने एक स्पिनर बिठा के इंग्लैंड को देखकर, क्योंकि इंग्लैंड ने भी एक स्पिनर बिठाया था तो उन्होंने देखा कि यार ये पिच सपोर्ट करती है फास्ट बॉलर को, तो आज हम एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाएंगे। तो उन्होंने भुवनेश्वर को खिलाया क्योंकि उनकी फिटनेस भी चेक हो जाएगी। आज उन्होंने बिठा दिया, बिल्कुल उन्होंने कुलदीप को बिठाया। और लेकिन साथ साथ मुशफ़िक़ की बात की तो मुशफ़िक़ ने आज मुख्तसर सी एक इनिंग खेली, लेकिन मुशफ़िक़ का थोड़ा सा अनलकी रहे, क्योंकि अगर शाकिब और मुशफ़िक़ के दरमियान वो पार्टनरशिप स्टैब्लिश हो जाती तो काफ़ी मुश्किल हो सकती थी भारत की टीम को। मुशफ़िक़ अच्छा खेल रहे थे, लेकिन एक ऐसा शॉट खेल गए वो जो शॉट मिड विकेट पे फील्डर प्लेस किया गया था, कैच भी बड़ा अच्छा हुआ लेकिन अनलकी भी रहे थोड़े। अली भाई अमूमन वो ये शॉट्स बड़ा अच्छा है, उनका पैड शॉट है और ये उनके रन्स वाला शॉट है। तो वही बात है कि कुछ बॉल्स ऐसी होती हैं कि जो आप जज बाज दफा नहीं कर पाते, और आप कहते हैं कि जैसी एयर हाथ से निकलता है बॉल, आप कहते हैं कि चलो यार ये परफेक्ट टाइम है, ये मैं इसको लेके जाऊंगा। तो वही जो चाहल की जो बॉल थी, तो वो शायद मेरे ख्याल में वो इतनी लूप वाली बॉल नहीं थी, थोड़ा फ्लैट बॉल था जिसको वो सही एग्जीक्यूट नहीं कर पाया क्योंकि लिफ्ट नहीं हो पाया। अगर वो लूप वाला बॉल होता तो वो डेफिनेटली मिड विकेट के ऊपर से जाता। और अब हम बात कर लेते हैं बदी के पसंदीदा प्लेयर की। कोई हमने ओपनर की बात शुरू की थी और बदी फौरन से रखते हुए लोअर ऑर्डर में आ गए साबिर रहमान की। बड़े बेचैन है, बड़े बेताब है बदी। अब बताइए साबिर रहमान के बारे में क्या आपके पास है? मैं इसलिए कह रहा हूँ अली भाई, एक साबिर रहमान की बात नहीं कर रहा, दूसरा आपको सैफुद्दीन की बात करें कि जब उनके 6 खिलाड़ी आउट हुए लेकिन उन्होंने हार उस वक्त तक नहीं मानी। इसका मतलब है कि पूरी टीम कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं और आप जीत के लिए जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पर उन्होंने महसूस नहीं होने दिया। आप जैसे हम दूसरे टीमों के ऑलराउंडर की बात करते हैं तो यहाँ हम बांग्लादेश के इन ऑलराउंडर को भी नहीं भूल सकते। आप मुशर्रफी को कहते हैं कि उनका कैरियर थोड़ा सा इख्तिताम की तरफ जा रहा है, लेकिन उनके बाद अब साबिर रहमान हो गया या फिर सैफुद्दीन हो गया, तो ये अच्छे ऑलराउंडर बांग्लादेश को मिल सकते हैं। जब हम पाकिस्तान को अगर अब देखते हैं, अगर हमारे निचले नंबर की बैटिंग आती है हम समझते हैं मैच हार गए, लेकिन यहाँ पे देखें कि 179 से स्कोर को 245 तक लेकर आए। बिल्कुल, ये हमारे यहाँ तो ये एक मैच में मुझे इमाद वसीम के एक मैच में हमने तो ववेला मचा दिया। इमाद वसीम ने मैच जिता दिया, सही है, मैच उसने जिताया, मैं नहीं कहता आउटस्टैंडिंग उसने इनिंग खेली जिता दिया, लेकिन एक मैच की वजह से आप एक लड़के को फौरन सुपरस्टार ना बनाएं, जिसकी वजह से अगले मैच में या दूसरे तीसरे मैच में उनके जो कॉलर होते हैं, हमारा प्लेयर ऐसा है अली भाई कि उसके कॉलर फौरन खड़े हो जाते हैं। तो यही है कि मेरे ख्याल में आप उसको करने दें, 2 मैचों में, 4 मैचों में, 6 मैचों में, जब कंटिन्यू वो करेगा तो हम कह सकते हैं कि इमाद बेहतरीन ऑलराउंडर है, बन सकता है उस पर अगर वर्क किया जाए। लेकिन एकदम से एक मैच के बाद हम उनको ये नहीं कह सकते कि एकदम ऑलराउंडर बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा भारत की बॉलिंग के हवाले से क्या कहेंगे? क्या बांग्लादेश के बैट्समैन थोड़ा सा पैनिक बटन उनका दब गया? क्या आप समझते हैं कि भारत के बॉलर ने बॉलिंग अच्छी की या फील्डिंग की बड़ी सपोर्ट हासिल रही? अली भाई मेरे ख्याल में थोड़ा सा पार्टनरशिप, उनको वो बड़े रन की पार्टनरशिप नहीं मिल पाई जो बांग्लादेश को मिल रही थी माजी के अंदर पिछले मैचेस में। छोटी छोटी पार्टनरशिप उनको मिल रही थी कि एक हमने फिर देखा कि लोअर ऑर्डर में आके साबिर और आपका सैफुद्दीन की पार्टनरशिप लगी अच्छी, फिर वो थोड़ी चली, वो देखें वो क्लैप्स हुई। प्लस इंडिया को तो आपको पता है फील्डिंग में ये हमेशा ही जान मारते हैं, चाहे वो कोई भी हो इमज, क्योंकि जो अगर बुमराह की सबसे इंडियंस कहते हैं कि जी ये वो उस तरह की फील्डिंग नहीं है, लेकिन आज बुमराह भी जान मारते हुए हमें नजर आए। 1-2 ओवर के लिए बाहर भी गए थे क्योंकि उनको चोट लगी थी, फिर वो वापस आए। एक प्लानिंग नजर आई है अली भाई इंडिया की तरफ से भी और बांग्लादेश की तरफ से भी कि अगर डॉट बॉल्स हो रही हैं तो थोड़ा सा बीच में वो स्लो डाउन हुए थे,
पैनिक नहीं हुए, लेकिन जब लास्ट ओवर्स में जब आखिरी 10 ओवर का गेम आया तो वहां थोड़े पैनिक भी हुए और फिर उनकी विकेटें भी चली गई, तो वो थोड़ा सा इनको मैं समझता हूँ प्रॉब्लम आई थी। जी, थोड़ा सा एक ऐसा फेज आया कि जहाँ पे थोड़ा सा स्लो नजर आई बांग्लादेश की टीम, और इस वक्त जो है हम आपको पता चला कि आज शामी अगर मुसलसल तीसरे मैच में भी 4 विकेटें हासिल करते तो उन खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल हो जाते कि जिन्होंने मुसलसल 3 मैचेस में 4 विकेटें हासिल की हैं। इस लिस्ट में नरेंद्र हरवानी भी हैं, वक़ार से 3 मरतबा एक कारनामा अंजाम दिया पाकिस्तान के लिए। आफरीदी हैं, इसके अलावा ड्रैक्स हैं, मैट हेनरी हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर, अब्दुल रज़ाक हैं जो बांग्लादेश के लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने मुसलसल 3 मैचेस में 4 विकेटें हासिल किए, लेकिन शामी इस कारनामे को अंजाम नहीं दे सके। इस पर लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के सेमीफाइनल के चांसेस के हवाले से और कुछ पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल के, जहां पर हम बात कर रहे थे अब से थोड़ी देर पहले जो मैच खेला गया इंडिया और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान। अब बात कर लेते हैं थोड़ी अपनी लोकल क्रिकेट के हवाले से, अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। कल भी हमने इस मौजू को टच किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक लेटर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक लेटर जो है वो डिपार्टमेंट को लिखा है, जिसमें बहुत सारी इसमें सिफारिशात दी गई हैं, और इस लेटर में लिखा गया है कि अब जो 11 डिपार्टमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट जिन डिपार्टमेंट को रन करती है, वो जो है मुख्तलिफ जो प्रोविंशियल टीम है उनका इंतजाम और इंसराम संभालें, और उनकी सिलेक्शन और पूरी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी जो है इन डिपार्टमेंट के नाम रही है। तो जिस तरह से रीजन को डिस्ट्रीब्यूट किया है, मैं क्विकली बता दूं कि पंजाब सेंट्रल की को जो रीजन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसमें लाहौर, सियालकोट और फैसलाबाद के रीजन को शामिल किया गया, जबकि पंजाब सदरन में मुल्तान और भावलपुर हैं, जबकि सिंध में कराची, हैदराबाद, लाड़काना, KPK में पेशावर, एबटाबाद, फाटा, बलूचिस्तान में कोयटा, डेरा मुराद जमाली, और नॉर्दर्न जो बनाया गया है रीजन उसमें इस्लामाबाद, गिलगित बिल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर। क्या कहेंगे कि 6 टीमें कर दी गई हैं 16 टीमों में से, इससे टैलेंट सामने आएगा, इसमें क्वालिटी क्रिकेट होगी? कहाँ से मुझे बताएं कि पहले तो ये होता था कि कराची के लड़के आपसे 20-22 लड़के तो कराची के होते थे, अब आपने लाड़काना से भी लड़के लेने, आप हैदराबाद से भी लड़के लेने, तो मुश्किल से आप 4-4 लड़के पिक करेंगे, और ज़्यादा 15 की टीम होगी तो 5-5 लड़के पिक करेंगे, तो उन 5 लड़कों में टैलेंट कहाँ से आएगा? और दूसरा ये होगा कि जो लड़के परफॉर्म कर रहे होंगे उनकी क्या होगा? ऐसे ही पंजाब में कितने, आप मुझे बताएं पंजाब में कितनी जो हैं वो लड़के हैं जो कि इस वक्त क्रिकेट खेलते हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट से खेल रहे हों, रीजन से खेल रहे हों, और मुख्तलिफ जो है वो क्लबों से भी खेल रहे हो जो परफॉर्म कर रहे हैं। अभी तो ऐसे क्रिकेटर भी, अली भाई आपने देखा होगा कि ऐसे क्रिकेटर भी आ रहे हैं जो क्लब क्रिकेट से एकदम उठते हैं और उसके बाद जो है वो ऐसे हो जाते हैं कि उनको कोई भी देखता है तो पिक कर लेता है। तो मेरे ख्याल में इस तरह से क्वालिटी क्रिकेट तो सामने नहीं आएगी। जब आपके पास प्लेयर 50 होंगे तो आपको पता चलेगा कि इन 50 प्लेयर में से अगर 4 अच्छे हैं तो आप 4 को लेंगे, 15 में से आप कैसे सिलेक्ट करेंगे? ठीक है। अच्छा ताहिर, जिस तरह लेट सपोज कि जो 11 डिपार्टमेंट्स के नाम दिए हैं जो जिनको गवर्नमेंट रन कर रही है, उसमें स्टेट बैंक भी है, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन है, सुई सदर्न गैस पाइपलाइन है, सिविल एविएशन अथॉरिटी है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। अब लेट सपोज मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे PIA जिससे आप खेलते हैं, PIA कराची रीजन को पिक कर लेती है और कराची की टीम बनाती है, इसमें कराची, हैदराबाद और लाड़काना के लड़के। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग टीम होगी जो PIA को यकीनी तौर पर उसको इसका फेवर जो उसका रिटर्न भी मिलेगा, उसकी मार्केटिंग भी होगी। लेकिन अगर किसी डिपार्टमेंट को मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान के डेरा मुराद जमाली मिल जाता है तो फिर उसका क्या इंटरेस्ट होगा इस क्रिकेट को रन करने में? क्योंकि ठीक है, गवर्नमेंट की जो PCB की एक अपनी पॉलिसी है, मैं उससे एग्री करता हूं कि क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन अभी वहां पे वो टैलेंट नहीं है। तो क्या गेस्ट प्लेयर इसमें अलाउ है? अगर आपकी इसमें कोई इन्फॉर्मेशन है, या किसी भी डिपार्टमेंट को, लेट सपोज PIA को भी क्या फायदा होगा बलूचिस्तान और डेरा मुराद जमाली, क्योंकि ना मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से कोई फायदा है, ना टैलेंट वाइज कोई फायदा है। अली भाई देखें, जो सिस्टम आ रहा है ना उससे मुझे तो एक चीज़ नज़र आती है कि ये शायद क्वालिटी क्रिकेट पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है इवन टू क्वांटिटी क्रिकेट, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई भी डिपार्टमेंट एक प्रोफेशनल टीम को हायर करता है, क्या आप ये श्योरिटी देते हैं कि जो हायर कर रहा है वो डिपार्टमेंट, क्या उनके लड़के उस रीजन में खेलेंगे? नंबर 1, एक तो ये सवालिया निशान है जो सारे डिपार्टमेंटों के लिए होगा। प्लस नंबर 2, अगर मार्केटिंग प्रोस्पेक्ट से आप देखते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो ऑब्वियसली हर जगह पे कर ही रहा है। फिर ये बताएं अली भाई कि क्या लोगो, अगर जैसे PIA का या स्टेट बैंक का लोगो वहाँ लगा हुआ होगा रीजन के साथ, प्रोविजन के साथ, ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि स्पॉन्सर, क्योंकि PCB कहते हैं 50% एक्सपेंस जो है PCB बर्दाश्त करेगा, बेयर करेगा, और 50% जो है वो डिपार्टमेंट बेयर करेगा। अली भाई देखिए, हमें याद है कि अगर माजी में चले हम पहले भी ऐसे हुआ था, क्योंकि हम PIA से खेलते तो हमें भी दिया गया था कि लोगो आपने लगाना है, तो क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट ने अलाउ नहीं किया था हमको सेकंड वो लोगो लगाना, तो हमने नहीं लगाया था, क्योंकि बोर्ड ने अंडरस्टैंड किया कि हाँ ठीक है जी, जो डिपार्टमेंट है उनको वैसे ही रहने दें, रीजन पे वो चले जाए। तो ये भी एक फकदान मैं समझता हूँ कि बड़ा टाइम लगेगा। शॉर्ट कंसाइज बताएगा, इससे क्रिकेट आपके ख्याल में कोई फायदा होता नजर आ रहा है, या बहुत ज्यादा एक मिक्स प्लेट बन जाएगी?
अरे भाई मतलब टू बी ऑनेस्ट, ना तो मुझे इस वक्त फायदा नजर आ रहा है, ना मिक्स प्लेट नजर आ रही। ये उन लड़कों की बात है कि जो लड़के डिपार्टमेंट से खेल रहे हैं, सारा साल जिंदगी गुजार दी, वो लड़के कहाँ जाएंगे, खाली ये मुझे बता दें बस। देखिए एक बहुत बड़ा सवाली निशान है सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में, और हम देखेंगे कि अभी तजुर्बाती बुनियादों पे इसको रन किया जाएगा और उसके बाद इसके क्या जो है नताइज जो है वो सामने आएंगे। अब बात कर लेते हैं जो अगला मैच है खेला जाएगा कि जिसमें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड एक बड़ा मैच, और इस बड़े मैच में सबकी निगाह होगी क्योंकि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से न्यूजीलैंड का इस मैच में कामयाबी हासिल करना अशद ज़रूरी है, जब भी पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने के कुछ इम्कान हो सकते हैं। अब तक वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के दरमियान 8 मैचेस खेले गए, 3 में इंग्लैंड जीतने में कामयाब रहा और 5 में न्यूजीलैंड ने फतह हासिल की। तो इस तरह अगर इक्वेशन देखी जाए तो न्यूजीलैंड का पलड़ा यहाँ पे हमें भारी नजर आता है कि जिन्होंने 5 मैचेस में कामयाबी हासिल की, और ये भी हकीकत है कि 1983 के बाद से वर्ल्ड कप की सतह पर अब तक इंग्लैंड ने जो है वो कामयाबी हासिल नहीं की। तो यहाँ पे पाकिस्तान को थोड़ा सा एक साई ऑफ रिलीफ मिलेगा कि अब जो रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि अब तक कामयाबी हासिल नहीं की। और इस वक्त मेरे सामने आसिफ साहब आ गए थे, हम सबको बड़ा इनका इंतज़ार था, और ये जो खाने की खुशबू है इसने मेरे तमाम तर जो ख्यालात थे, जो तमाम तर मेरे जहन में चल रहा था, उसको ब्रेक लगा दिए, क्योंकि फिर मैं कहूँगा कि फूड पांडा का खाना होता ही इतना मज़ेदार है। और ये मेरे सामने जब एंटर हुए स्टूडियो में तो जो इनका स्लोगन है कि देखते जाओ और खाते जाओ, लेकिन जो खुशबू आ रही है वो खाने से पहले बड़ी ज़बरदस्त थी, और मैं इनको देखता जा रहा था और सूंघता जा रहा था जो खुशबू आ रही थी खाने की। बदी मुझे भी देख लें या सब इधर ही देखेंगे? मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आप तो पॉइंट टेबल बता रहे थे, पोजीशन बता रहे थे, मैं आपको मेन्यू बताऊंगा ना, आपको हम मेन्यू पे चले गए। अगर आप बदी को सब देख सकते तो आप देखते कि बदी जो मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया इन्होंने, मैं हुई नहीं इस स्टूडियो में। बदी आपके चखने के लिए, मेरे इंतजाम के लिए थैंक यू आसिफ। आप और बड़ी जल्दी में, बड़ी तेजी में, आपकी ड्यूटी ऑफ हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है आप अपना यूनिफॉर्म भी चेंज कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू सो मच आसिफ, थैंक यू, आप हमारे लिए आए। आसिफ जो है फूड पांडा के रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए खाना लेकर आ चुके हैं, और इस वक्त बदी से तो मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, किसी जवाब देने की पोजीशन में नहीं है बदी। और पॉइंट टेबल पे जो सूरत हाल है वो क्या लगती है आपको कि इस वक्त हम ये देख रहे हैं पॉइंट टेबल पे है कि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त नंबर 1 पे, इंडिया नंबर 2 पे, न्यूजीलैंड 3 पे, इंग्लैंड 4 पे, और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान इस वक्त चूंकि 5 पर है, तो न्यूजीलैंड का जीतना कल बड़ा जरूरी है। अरे भाई क्योंकि न्यूजीलैंड को खुद भी पता है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इंग्लैंड किसी, और जब भी हमने मैच देखा है इनका, और जिस तरह से अभी आपने बताया है कि वैसे ही न्यूजीलैंड को एज हासिल है वर्ल्ड कप के जितने भी मैचेस हुए अब तक, न्यूजीलैंड के पास थोड़ा सा एक चांस होगा एज कम्पेयर टू इंग्लैंड। इंग्लैंड अभी भी अंडर प्रेशर खेलेगा क्योंकि अपने क्राउड के सामने खेलेगा, और पहला मैच खेल रहा है धर्म के ग्राउंड में, क्योंकि मैं उस ग्राउंड में चेस्टरली मैं खुद वहां उस ग्राउंड पे खेल चुका हूं। अली भाई शुरू के 12 ओवर दोनों टीमों के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि वहां हवा बहुत चलती है। मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने देखा कि जो टीम टॉस जीते वो स्ट्रेट अवे 350 रन का सोचेगी, इतनी परफेक्ट बैटिंग विकेट है। अली भाई बहुत मजे की पिच होती है, क्योंकि वहां आप थोड़ा सा आपने स्ट्रगल करना है, स्ट्रगल जब आपने की ना उसके बाद तो फिर रन ही रन है। आपने पिछला मैच देखा जो आपका श्रीलंका का और वेस्ट इंडीज का मैच हुआ था, शुरू में थोड़ा सा सबने स्ट्रगल की, उसके बाद फिर दोनों तरफ से इतने रन आए कि फुल ऑफ रन से पिच। लेकिन बदी जहां हम ये बात करेंगे 350 रन जो टीम टॉस जीते स्ट्रेट अवे नजर आ रहे हैं 350 रन, पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग साइन नहीं है, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड ने यहाँ पे टॉस जीता 350 रन स्कोर करने में कामयाब हो गई और खुदा न खास्ता हार गई, तो फिर हमारे लिए वर्ल्ड कप खत्म है। यही तो है ना, हम तो चाह रहे हैं कि न्यूजीलैंड हारे, इस वक्त जो है न्यूजीलैंड जीते, हाँ। इंग्लैंड हारे। लेकिन अगर पहली बैटिंग है और न्यूजीलैंड की टीम जो यहाँ पर 320 रन कर लेती है, उसके बावजूद अगर वो जो है वो हार जाती है और इंग्लैंड की टीम जीत जाती है, तो फिर क्या होगा? अगर जीत जाती है तो फिर क्या होगा? तो इस सूरत में अगर न्यूजीलैंड की टीम जीतती है तो फिर तो हमारे लिए ये होगा कि हम डायरेक्टली चले जाएंगे अगर बांग्लादेश को हम हराते हैं। लेकिन अगर इंग्लैंड की टीम जीतती है तो फिर हमारा उसके जो 300-350 रन जो वो बनाएंगे वो हमारे लिए बहुत भारी हो जाएंगे। इस वक्त भी हम रन रेट में न्यूजीलैंड से बहुत पीछे हैं, तो हमें तकरीबन वही होगा कि फिर एक जब हम खेल रहे होंगे मैच तो सारी सिचुएशन हमारे सामने आ जाएगी, वो भी उस सूरत में आएगी जब इंग्लैंड की टीम हारे। अगर इंग्लैंड की टीम जीत जाती है तो यहाँ पर जो है इंग्लैंड की टीम डायरेक्टली चली जाएगी, और यहाँ पर अगर न्यूजीलैंड अपना रन रेट और बेहतर कर लेता है तो फिर आगे वाले मैच में हमारे लिए और प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब बांग्लादेश से जो पाकिस्तान का मैच है वो एक क्वार्टर फाइनल के हैसियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अब यहाँ पे जीतना बड़ा ज़रूरी बन जाएगा, और पाकिस्तान अगर यहाँ पे जीतता है तो जब भी पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। लेकिन आज जिस तरह बांग्लादेश को शिकस्त हुई है तो बांग्लादेश इस वक्त अब 7 पॉइंट के साथ है, तो बांग्लादेश का तो किसी भी सूरत में जाना शायद मुश्किल ही नजर आता है। क्या कहते हैं, बांग्लादेश का सेमीफाइनल में जाना मुश्किल हो गया? अब तो बहुत ही मुश्किल हो गया। देखिए 10 पॉइंट इंग्लैंड के हैं, अगर वो हारता भी है तो 10 पॉइंट तो उसके हैं,
उसके अलावा अगर पाकिस्तान और जो न्यूजीलैंड का जो मैच है उसमें अगर दोनों पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा देता है तो 11 पॉइंट हो जाएंगे। अगर इसके पाकिस्तान को ये हरा भी देते हैं तो फिर भी उनके 9 पॉइंट होंगे, तो इनका कोई चांस बनता नहीं है, फिर तो डायरेक्टली न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का चांस बनता है। मुश्किल सूरत हाल हो गई ये पाकिस्तान के अली भाई बिल्कुल, क्योंकि अब तो यही जगह सिंपल के इंग्लैंड हारे, आप जीते, आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, आप सीधा क्वालिफाई कर जाएंगे। सिंपल सी इक्वेशन है। अगर वो हारती है, न्यूजीलैंड हारती है, वो फिर रन रेट पे मसला आ जाएगा। हमें तो जीतना हर हाल में, हमें हर हाल में जीतना है। और ये तमाम जो सूरत हाल है इसके जिम्मेदार वो 8 सेकंड हैं, क्योंकि 8 सेकंड के अंदर अंदर ऑस्ट्रेलिया ने वहाब रियाज के खिलाफ रिव्यू लिया, वरना वहाब रियाज बड़ी उम्दा बैटिंग कर रहे थे और पाकिस्तान उस मैच को जीत की पोजीशन में आ चुका था। ताहिर, आपको लगता है कि वो रिव्यू अगर नहीं लेते, जो बिल्कुल आखिरी लम्हात में जाकर ऑस्ट्रेलिया ने लिया है, तो अगर वो ना रिव्यू लेते ना पाकिस्तान इस मुश्किल सूरत हाल में आता? अली भाई यही देखें, यही एक क्लास होती है और कॉन्फिडेंस होता है कप्तान का, कि उसने सारी टीम मतलब वो प्रिपेयर नहीं थी, इवन बॉलर भी वो नहीं था, कॉन्फिडेंस था कि ये आउट होगा, लेकिन कप्तान ने क्या कि वो सडनली फॉर नो वेयर एंड ही सेड कि जी रिव्यू में लेना ही लेना है। तो यही देखिए क्लास होती है, इसीलिए ऑस्ट्रेलियंस को हमें टॉप ऑफ द टेबल कहा गया है कि जी उनका कॉन्फिडेंस सबसे आगे होता है। ठीक है जी, कॉन्फिडेंस सबसे आगे होता है। और हम सब ये उम्मीद करते हैं कल पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड को इस मैच को जीतना होगा, क्योंकि पाकिस्तान को भी पहुंचना है सेमीफाइनल में। न्यूजीलैंड अपने सर्वाइवल के लिए खेलेगा। उम्मीद करते हैं कि कल अच्छी खबर के साथ प्रोग्राम का आगाज करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के चांसेस जब भी बन सकते हैं जब न्यूजीलैंड इस मैच में कामयाबी हासिल करेगा। ताहिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बदी, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल रात 11 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।